बच्चों, आप लोगों का राजनीतिक विज्ञान भाग 1 के पाठ 4 कार्यपालिका पढ़ा रही थी, जिसमें पिछले वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा कि राष्ट्रपति के क्या अधिकार होते हैं, विशेष अधिकार, और कार्यपालिका क्या है। आगे उसके राष्ट्रपति के विशेषाधिकार के आगे अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की। तो चलिए बच्चों, अभी जानते हैं कि प्रधानमंत्री के बारे में। तो प्रधानमंत्री से हम शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री किसे कहते हैं? प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। बहुमत दल का नेता का मतलब क्या होता है? बहुमत दल का नेता से मतलब है कि उसके पास संसद के आधे से ज़्यादा संसद सदस्य संख्या होती है, मतलब सदस्य होते हैं, इसलिए उसको बहुमत दल का नेता कहा जाता है। यदि प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत खो देता है तो वो अपना पद भी खो देता है। यानी कहने का मतलब, अगर प्रधानमंत्री के पास जितनी सीटें निश्चित की गई हैं बहुमत के लिए, उससे एक भी कम है या उतनी ही है, तो उससे अगर एक भी कम है तो वो अपना पद स्वतः खो देता है संविधान के अनुसार। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है। वह यह निर्णय लेता है कि कौन उसके मंत्रिपरिषद में रहेगा। यानी प्रधानमंत्री के पास यह शक्ति होती है कि वो खुद निर्णय करे कि वो किसको मंत्रिपरिषद में रखना चाहता है। प्रधानमंत्रियों में विभागों का बंटवारा भी करता है और बहुत से महत्वपूर्ण विभाग अपने पास रख भी सकता है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता देते हैं। प्रधानमंत्री या मंत्री बनने के लिए संसद सदस्य होना आवश्यक है, या यूँ कहें कि कंपलसरी है, अति अनिवार्य है। ठीक है। यदि मंत्री बनते समय मंत्री बने सदस्य अगर किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, संसद के 2 सदन होते हैं, एक उच्च सदन राज्यसभा जो कभी भंग नहीं होती, और एक निम्न सभा जो लोकसभा, जो कि हर 5 साल में भंग कर दी जाती है, क्योंकि समय सीमा 5 साल ही होती है किसी भी सरकार की। तो यदि मंत्री बनते समय संसद किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर सदस्यता ग्रहण करनी होगी। 6 महीने के लिए उस पद को प्राप्त करना होगा। मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक रूप से संसद के प्रति जवाबदेह है। इसका अर्थ यह है कि यदि एक मंत्री के खिलाफ या विश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा। यानी मंत्रिपरिषद के एक भी व्यक्ति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी व्यवस्था संविधान में की गई है। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देता था तो उनका मंत्रिमंडल स्वतः खत्म हो जाता है या मान लिया जाता है। और इसके बारे में और जानते हैं, जो प्रधानमंत्री का स्थान है वो सरकार में सबसे ऊपर है, सर्वोपरि है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण कर लेता है। यानी प्रधानमंत्री बनने के जब शपथ ले लेता है तो उसी के बाद सरकार का निर्माण होता है। प्रधानमंत्री के निधन या त्याग पत्र देने से पूरी मंत्रिमंडल भंग हो जाती है या असमय मृत्यु हो जाती है प्रधानमंत्री रहते हुए। तो जितना भी और भी मंत्री होते हैं, अन्य मंत्री होते हैं, उनकी भी जो मंत्रिमंडल होती है उसको भंग मान लिया जाता है, यानी कि समाप्त हो जाता है उनका पद। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के बीच सेतु का काम करता है। सेतु का मतलब होता है पुल, यानी जो मंत्रिमंडल के द्वारा किए गए काम है वो राष्ट्रपति तक पहुंचाता है या सूचना देता है, और राष्ट्रपति के द्वारा दिए गए निर्देशों को मंत्रिपरिषद तक लाता है, मंत्रिमंडल तक लाता है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री के और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति के बीच एक अच्छा काम करता है। ठीक है। राष्ट्रपति को अधिकार है कि मंत्रिमंडल से वो सूचना ले कि कौन कौन से कार्य चल रहे हैं। अब प्रधानमंत्रियों की शक्तियों के स्रोत के बारे में बात करते हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेतृत्व करता है और प्रधानमंत्री का मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण होता है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री की मीडिया में अच्छी पहुंच होती है, जिससे उसकी छवि में उभार आता है। ठीक है, उभर जाता है। उसकी अच्छी पहुंच का मतलब होता है कि इसका मतलब ये नहीं कि घूस दे रहे, भ्रष्टाचार कर या फोटो खिंचा रहे, क्योंकि वो देश का प्रधानमंत्री है,
उसके द्वारा किए गए कार्यों को उसके द्वारा दिए गए भाषण को अच्छे तरीके से जांचा परखा जाता है। और विदेशी दौरों पर भी और भी कई मीडिया उनके साथ जाता है, जिससे कि उनके पल पल की जानकारी होती है प्रधानमंत्री से संबंधित, वो मीडिया में तुरंत आ जाती है। अब चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री सत्ता दल का मुख्य प्रचारक होता है, क्योंकि वो प्रधानमंत्री वो प्रचार करने जाता है, तो उसके प्रति लोगों का आकर्षण अलग ही होता है। प्रधानमंत्री का अधिकारी वर्ग पर सीधा नियंत्रण होता है। आपने सुना होगा IAS IPS अधिकारी होते हैं, इन सब पर जो भी निर्णय लेना होता है सीधा प्रधानमंत्री के अधीन आ जाता है। कैबिनेट सेक्रेटरी से लेकर असिस्टेंट सेक्रेटरी से लेकर जॉइंट सेक्रेटरी, यानी हिंदी में कहें संयुक्त सचिव, कैबिनेट सचिव या संयुक्त सचिव या सहायक सचिव, DM कलेक्टर, ये सब जितने भी होते हैं सब प्रधानमंत्री सबको प्रधानमंत्री नियंत्रित करते हैं या सभी जवाबदेही होते हैं प्रधानमंत्री के प्रति। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के नेता की छवि होती है देश के प्रधानमंत्री की, क्योंकि जहाँ कहीं भी जाते हैं वो अपने देश का नेतृत्व करते हैं। इस प्रकार प्रधानमंत्री के पास बहुत सी शक्तियाँ हैं जो उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं गठबंधन के बाद प्रधानमंत्री की शक्तियों में आया बदलाव। आपको बता दें कि 1989 के बाद भारत में कांग्रेस का प्रभुत्व समाप्त हो गया और अलग अलग दलों को बहुमत ये तो नहीं कह सकते पूर्ण बहुमत मिला हो अभी तक। सिर्फ केंद्र में 2014 के चुनाव में नरेंद्र मोदी की जो सरकार भाजपा की गठबंधन की सरकार है, उसमें भाजपा ने गठबंधन के तौर पे चुनाव लड़ा, लेकिन उसके बावजूद गठबंधन को अलग भी कर दें तो भाजपा को अकेले 284 संसदीय सदस्य प्राप्त हुए, यानी कि कुल सीटों में से भाजपा ने 284 लोकसभा सीटें जीती हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से अधिक हैं। लोकसभा में बहुमत का आंकड़ा 272 है। तो 1989 से लेकर अब तक कोई भी नहीं था। 2014 तक किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था और गठबंधन की सरकारों का दौर रहा। बहुत सी पार्टियां आईं और गईं, बहुत से प्रधानमंत्री, शायद ही किसी ने इस दौरान 5 साल पूरे किए। अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इन 2 प्रधानमंत्रियों को छोड़कर। तो प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति की भूमिका बढ़ गई जब से गठबंधन सरकार का दौर आया। राजनीतिक सहयोगियों से परामर्श की प्रवृत्ति भी बढ़ी और प्रधानमंत्री के विशेष अधिकारों पर अंकुश भी लगा है। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए कोई पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, उसके क्षेत्र में कुछ ऐसे काम करने हैं या प्रधानमंत्री को कुछ ऐसा निर्णय लेना है कि जो उसके क्षेत्र पे उसके निर्णय का प्रतिकूल प्रभाव पड़े। तो वहाँ का जो वहाँ का सदस्य है, जो वहाँ की पार्टी है, जो गठबंधन में है सरकार के साथ, वो ऐसा नहीं करने देगी, क्योंकि उससे उसका जनाधार कम होगा। अब प्रधानमंत्री के पास इससे समझौता करने के अलावा कुछ चारा नहीं होता, क्योंकि अगर वह समर्थन वापस ले लेगा तो प्रधानमंत्री की सरकार गिर जाएगी, जिसके कारण से प्रधानमंत्री के पद बने रहेंगे, किसी योग्य नहीं, देश के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए गठबंधन की सरकार में प्रधानमंत्रियों की शक्तियों पर अंकुश लग जाता है। जो भी समर्थन देने वाला दल है वो उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं। अब सहयोगी दल के साथ बातचीत और समझौते से ही नीतियाँ बनानी पड़ती प्रधानमंत्री को। तो यह गठबंधन के बाद भारत और प्रधानमंत्री की शक्तियों में आए बदलाव, उनकी शक्तियाँ कम हो जाती गठबंधन की सरकार में। अब बात हम करते हैं राज्य में कार्यपालिका का स्वरूप। राज्यों में एक ठीक वैसे ही होता है जैसे केंद्र में होता है, बस कुछ अंतरों को छोड़कर। जैसे राज्यों में एक राज्यपाल होता है जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। मुख्यमंत्री विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है, ठीक उसी प्रकार से जैसे प्रधानमंत्री होता है, लोकसभा का बहुमत दल का नेता होता है, ठीक उसी प्रकार से मुख्यमंत्री भी होता है। बाकी सारी चीज़ें वही होती जो केंद्र सरकार की संसदीय व्यवस्था में लागू होती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्थायी कार्यपालिका की। अस्थायी कार्यपालिका में हमने पहले भी बता चुके हैं, पिछले वीडियो में, उसको देखिएगा तो आपको समझ में आ जाए। स्थायी कार्यपालिका को नौकरशाही भी कहा जाता है।
नौकरशाही के रूप में सरकार की नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में कुशल और प्रशिक्षित अधिकारी होते हैं, यानी जिसको हम कहते हैं आईएएस और आईपीएस, जो कि बहुत पढ़े लिखे होनहार लोग होते हैं और जिनका चुनाव बहुत जटिल प्रक्रिया के द्वारा की जाता है। तो यही वो लोग हैं जो सरकार की नीतियां बनाने में मदद करते हैं और उन्हें लागू करने में मदद करते हैं। ये कर्मचारी स्थायी होते हैं और इन्हें हटाना बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है, कठिन प्रक्रिया होती है। ठीक है, प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती रहती हैं। ऐसे समय में ऐसे तंत्र की ज़रूरत होती है जो नई सरकार की नीतियां बनाने और उन्हें लागू करने में सरकार की मदद करें। तो इसलिए स्थायी कार्यपालिका की ज़रूरत होती है। अब हम बात करते हैं नौकरशाही के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है, यानी जो आईएएस आईपीएस उनका चुनाव कैसे होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के तरीक़ों से इनका चुनाव होता है, जैसे आईएएस आईपीएस अखिल भारतीय सेवाओं के द्वारा, यानी यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये ऐसी केंद्र सरकार के लिए नियुक्तियाँ करती हैं। प्रांतीय सेवाएं, ठीक है, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और तकनीक और प्रबंधकीय उपक्रमों के अधिकारी भी सम्मिलित हैं, यानी स्थानीय सरकार के कर्मचारियों का भी चुनाव होता है, तकनीकी प्रबंधकीय उपक्रमों के चुनाव होते हैं। तो ये सब नौकरशाही में आते हैं। भारत में सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती का कार्य संघ लोक सेवा आयोग करती है, जैसा कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन करती है। प्रांतीय सेवा में भर्ती राज्य लोक सेवा आयोग करती है। ठीक है, अब अखिल भारतीय सेवाओं के वर्गीकरण के बारे में, मतलब सिविल सेवाओं के वर्गीकरण किन तरीके से किया गया है, यानी जो संघ लोक सेवा आयोग है वो 2-3 तरीके से परीक्षा कर। अखिल भारतीय सेवाएं आईएएस, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, केंद्रीय सेवाएं और प्रांतीय सेवाएं, यानी कि राज्य स्तर पर जो होती हैं। ठीक है, अब अखिल भारतीय सेवाएं क्या हैं? अखिल भारतीय सेवाएं 2 तरह की होती है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस और भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस। अब केंद्रीय सेवाओं में भारतीय विदेश सेवा, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज आईएफएस और भारतीय सीमा शुल्क, ये केंद्रीय सेवाएं जो है प्रांतीय सेवाएं होती हैं। डिप्टी कलेक्टर, विक्रय कर अधिकारी, इसके अलावा भी और भी प्रांतीय सेवा में 15-20 तरह के अधिकारी होते हैं, उनका चुनाव भी प्रांतीय सेवाओं के द्वारा। यहाँ पे जो 2 लोगों के बारे में हमने बताया जो सबसे ऊपर होते हैं। इसके अलावा तहसीलदार हो गए, बीडीओ हो गया, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर